हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। एंडोक्राइन सिस्टम का ये टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। वैसे तो वो जो मेजर हार्मोन्स है वो कितने सिक्रीट करती है, 6, लेकिन यहाँ पर मैंने 7th भी इंक्लूड किया है। वो मेजर आपको कई जगह वो नहीं मिलेगा, किसी किसी बुक्स में वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं मिलेगा। देखो, फर्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में जो सिक्रीट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी वो है GH, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH। उसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन PRL। उसके बाद आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एंड FSH। ये दोनों क्या है, ये दोनों गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, तो LH एंड FSH। उसके बाद आता है लास्ट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कई जगह पर आपको नहीं मिलेगा। ये मेजर उसमें जो मेजर हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है उसमें कई जगह आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बेसिकली जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अब ये देखते हैं ये क्या है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और ये है हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड ये वाला क्या है, ये है हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बीच में क्या सेपरेट करता है, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। ये क्या है, इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब पोस्टीरियर और एंटीरियर को सेपरेट करता है। हालांकि ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, लेकिन विद टाइम क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये एडल्ट ह्यूमंस में क्या होता है, स्मॉलर होता जाता है, छोटा होता जाता है, स्टीजियल हो जाता है ये विद टाइम, एज के साथ साथ। इसलिए ह्यूमन एडल्ट में ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इंटरमीडिएट लोब। इसलिए इसको इतना मेजर इंक्लूड नहीं किया जाता एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस हार्मोन के बारे में भी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, जो कि कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही सिक्रीट करती है और कौन, इंटरमीडिएट लोब उसका सिक्रीट करता है। नाउ ये जो हाइपोथैलेमस है ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों बहुत पास पास में हैं, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो और जो फंक्शन है वो भी सेपरेट है। जो एंटीरियर लोब है ये इसका जो टिश्यू है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, मतलब ये जो एंटीरियर लोब है ये अपने खुद के हार्मोन्स बनाता है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस का ही डाउनवर्ड ग्रोथ है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन है। तो इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोनल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूरोनल है, नर्वस स्ट्रक्चर है इसका। तो ये खुद के अपने हार्मोन्स नहीं बनाता, ये जो हाइपोथैलेमस यहाँ पर हार्मोन अपने बना रहा है वो दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है कि आप स्टोर कर लो और जब जरूरत पड़ेगी तब रिलीज कर देना। तो वो दो हार्मोन्स कौन से, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये देखो यहाँ पर ये जो इसके जो क्या है न्यूरॉन्स है, इसी के एक्सोन टर्मिनल्स कहाँ पर आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। इसलिए ये जो है यहाँ बनते हैं ये हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब रिलीज हो जाते हैं। अब ये था एक बेसिक कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में मेजर जो 6 हार्मोन्स है और 7th कौन सा है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेजर हार्मोन्स इसमें कौन से हैं, कौन से, ग्रोथ हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है, TSH है, FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब सबसे पहले एक बेसिक हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल एक्सिस है, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो एक्सिस है, मतलब कैसे रिलेशन है, कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, कैसे वो टारगेट ग्लैंड पर एक्शन करती है, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर
एक और चीज है, देखो जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से किससे अटैच है, ब्लड वेसल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेसल्स है, जिसके थ्रू जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने और डिटेल में ये बताया है कि रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन कौन से हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। तो रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, ये पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। अब रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे, कुछ रिलीज करो, मींस स्टार्ट करो अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन। और जो इनिबिटिंग हार्मोन है उसका मतलब क्या है, स्टॉप। वो क्या कह रहे हैं कि स्टॉप कर दो जो भी हाइपोथैलेमस से इनिबिटिंग हार्मोन निकलेंगे। वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं बंद कर दो अपनी सिक्रीशन, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से किससे अटैच है, ये एक ट्रैक से अटैच है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक। और ये ट्रैक कुछ नहीं है, ये वही न्यूरॉन्स ही हैं जो कि हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक एक्सटेंड हो रखे हैं। ओके, तो अब हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। डिटेक्ट क्या करता है ये, कि ब्लड में इन हार्मोन्स का लेवल कितना है, कम हो गया है तो सिक्रीट करने चाहिए, ज्यादा हो गया है तो कम करने चाहिए। तो ये एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। वैसे तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही टारगेट ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर होता है, बॉस होता है, वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, किसके लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, कंट्रोल सेंटर है। अब ये क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करेगी। तो इसी तरह से जितने भी ये हम हार्मोन्स पढ़ेंगे ना आगे, वो सभी इसी तरह से एक्ट करते हैं, इसी तरह से उनका रेगुलेशन होता है। तो ट्रॉफिक हार्मोन्स टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड तक जाती है, टारगेट ग्लैंड के पास जाकर वो अपना इफेक्ट शो करती है, वहां पर टारगेट ग्लैंड को बोलती है कि आप अपने हार्मोन्स रिलीज करो। फिर क्या होता है, रेस्ड ब्लड लेवल्स ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन्स। जैसे ही टारगेट ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकलते हैं, अगर उनमें ब्लड में उनका जो लेवल है वो रेज हो जाता है, नॉर्मल से जैसे ही ज्यादा जाता है, तो एक क्या जाता है, एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास भी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी। और इस फीडबैक को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करता है कि जो ब्लड में जो हार्मोन्स का लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। जैसे ही उससे ऊपर जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस को भी फीडबैक भेजता है, पिट्यूटरी को भी, कि स्टॉप, अब अपनी जो हार्मोन्स हैं उनको बंद करो, नहीं तो ब्लड में इनका लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा। और जैसे ही इनका ब्लड में लेवल नॉर्मल होता है, जैसे ही हाई जाता है नेगेटिव जाता है, और जैसे ही हार्मोन्स का यूज हो जाता है और इनका ब्लड में लेवल लो चला जाता है, तो दोबारा से क्या चलता है, एक स्टिमुलस जाता है, स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस क्या कहता है, ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को कि ब्लड में इनका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो हाइपोथैलेमस क्या हुआ, डिटेक्टर हुआ, उसने डिटेक्ट किया कि ब्लड में जो हार्मोन्स का लेवल है वो अगर कम होगा तो इसको दोबारा से हार्मोन सिक्रीट करने हैं, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी तक सिग्नल जाए, फिर टारगेट ग्लैंड तक जाए और हार्मोन रिलीज हो। जैसे ही हार्मोन्स का लेवल ब्लड में हाई होगा तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि ब्लड में लेवल ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि स्टॉप कर दो हार्मोन्स को। तो इस तरह से ये एक्ट करता है। और ये हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो कैसे बनता है, होमियोस्टेसिस कैसे बनता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि कब होता है, वो ऑक्सीटोसिन के केस में होता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में होता है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में होता है, क्लोटिंग में होता है, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। बाकी सब में क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिससे बैलेंस मेंटेन होता है हार्मोन्स का। अब सबसे पहले हम फर्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन। अब जीएच ग्रोथ हार्मोन, नेम से क्लियर है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये बेसिकली जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यूज है ना, उनकी ग्रोथ करता है, और स्पेशली कौन से, बोन्स एंड मसल टिश्यू। तो अभी हम पढ़ते हैं
जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है? सोमैटोट्रोप सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी के, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सोमैटोट्रोपिक सेल्स हैं उनसे रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि किसके लिए क्रूशियल है? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। तो ग्रोथ इससे होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म इसलिए कर रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म से ही एनर्जी मिलेगी जिसको ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा, और टिश्यू रिपेयर भी ग्रोथ हार्मोन से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी। हमारे ऑलमोस्ट सभी टिश्यूज के ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी है। बाय इंक्रीजिंग द साइज एंड नंबर ऑफ सेल, ये क्या करता है? माइटोसिस के थ्रू साइज और नंबर ऑफ सेल्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। मेनली जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन्स और मसल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब ये ग्रोथ हार्मोन ना खुद अकेला काम नहीं करता, ये किसी के थ्रू करता है। किसी के थ्रू कैसे? ये लीवर को स्टिमुलेट करता है IGF-1 रिलीज करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये बहुत चीजों पर एक्ट करेगा। किस पर? बोन्स पर एक्ट करेगा, मसल ग्रोथ करेगा और टिश्यू रिपेयर करेगा। जो ग्रोथ हार्मोन है IGF-1 के थ्रू भी काम करता है मेनली, और कुछ इसके डायरेक्ट इफेक्ट भी हैं ग्रोथ में। तो ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है इसका थोड़ा थोड़ा जो सिमिलैरिटी है, फंक्शनल सिमिलैरिटी, वो इंसुलिन जैसी है। ये मसल्स को और जो फैट सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है, तो इसलिए इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है। अब इंक्रीजेस बोन एंड कार्टिलेज ग्रोथ स्पेशली एज एपिफाइजियल प्लेट। अब देखो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग जो मैक्सिमम ग्रोथ है बच्चों में, जो लेंथ, जो हाइट की ग्रोथ है वो कब होती है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती हैं, जो बोन्स की, लॉन्ग बोन्स की जो एपिफाइजियल प्लेट होती है वो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद जो हाइट है बोन की वो इंक्रीज नहीं होती। इसलिए जो ग्रोथ हार्मोन है वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एपिफाइजियल प्लेट की फ्यूजन से पहले जो बोन की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोन एंड कार्टिलेज ग्रोथ को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब इसी से एक डिसीज भी बनेगी जो कि हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इनहैंसेस प्रोटीन सिंथेसिस फॉर मसल ग्रोथ। हाँ, प्यूबर्टी तक ये बोन की लेंथ को इंक्रीज करता है। प्यूबर्टी के बाद ये क्या करता है? ये जो मसल मास है और जो बोन डेंसिटी है उसको इंक्रीज करता है, उसको ये नॉर्मल रखता है, मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखता है, जिससे जो बॉडी है वो शेप में रहे। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहैंस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए जरूरी है? मसल ग्रोथ के लिए जरूरी है, सेल रिपेयर के लिए जरूरी है, और मसल की ब्रेकडाउन को ये कम करता है। उसके बाद ये जो फैट, जितना भी जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो रखा है एडिपोज टिश्यू में, उसका ब्रेकडाउन करता है। फैट्स के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? लिपोलाइसिस बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है? एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि ये क्या चाहता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले जिससे मसल, बोन्स, कार्टिलेज इनकी ग्रोथ हो, सेल की रिपेयर हो, इसलिए ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन फैट्स के ब्रेकडाउन से क्या निकलता है? फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं। अब ये फ्री फैटी एसिड्स, अगर इसका भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। देखो जो ग्रोथ हार्मोन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कैसे इंक्रीज करता है? एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस है मतलब ग्लूकोज की प्रोडक्शन, जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, जैसे कि अमाइनो एसिड से, तो ग्लूकोज की बेसिकली हाई प्रोडक्शन करता है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बेसिकली ये इंक्रीज करता है। इसका ना एक इफेक्ट है एंटी इंसुलिन इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन एंटी इंसुलिन इफेक्ट शो करता है, मतलब जो इंसुलिन है ना उसको काम नहीं करने देता अपना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई करके रखता है, इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता, जिससे क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो इससे डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स। ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, लेकिन सेल्स जो हैं वो उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाते। किसकी वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है? एंटी इंसुलिन इफेक्ट शो करता है। अब इससे क्या होता है? अब देखो नॉर्मली, वैसे तो नॉर्मली ये चलता जाता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज सेल्स नहीं ले रहे तो वो क्या लेते हैं? फैट्स ले लेते हैं एनर्जी के लिए, फ्री फैटी एसिड्स ले लेते हैं एनर्जी के लिए, तो ये चलता रहता है। लेकिन अगर डिसऑर्डर्स की बात हम करें,
डिसऑर्डर्स की बात तब करते हैं हम जब क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का हाई अमाउंट हो जाता है। किसी वजह से हो सकता है ग्रोथ हार्मोन का हाई लेवल, पिट्यूटरी एडिनोमा ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट ज्यादा होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की ही बात करते हैं। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेस हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट करता है, तो ब्लड ग्लूकोज को भी इंक्रीज करता है। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और एंटी इंसुलिन इफेक्ट के कारण जो इंसुलिन है वो अपना काम नहीं कर पाती, तो सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाते। जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ेगा तो पैंक्रियाज क्या करेगा, बीटा सेल से और इंसुलिन सिक्रीट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ग्लूकोज बढ़ रहा है, लेकिन वो इंसुलिन क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, ग्लूकोज और बढ़ रहा है। पैंक्रियाज को फिर से सिग्नल मिला, पैंक्रियाज ने और इंसुलिन सिक्रीट किया, लेकिन इंसुलिन तो काम ही नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विद टाइम क्या होता है, जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है तो क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, पैंक्रियाज बर्न आउट हो जाएंगे, तो जिससे क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज टाइप 2 इसमें हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो तो। दूसरा, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो जो फ्री फैटी एसिड है उनका अमाउंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि फैट्स का ब्रेकडाउन होगा। तो जो सेल्स हैं वो फ्री फैटी एसिड को यूज करना चाहते हैं बजाय कि ग्लूकोज के, तो वो फ्री फैटी एसिड्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता सेल से। अब देखो, एक्सेस जीएच से वैसे कॉमनली डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एक होता है जाइगेंटिज्म, बच्चों में जाइगेंटिज्म मतलब उनकी जो हाइट है वो एकदम से बढ़ती है, ज्यादा हाइट हो जाती है, एबनॉर्मल हाइट बच्चों में होती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। ये क्यों होता है, ये तब होता है कि अगर बिफोर प्यूबर्टी जो एपिफाइजल प्लेट है उसके फ्यूजन से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा कि बच्चों की हाइट बहुत बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। ऐसे ही एडल्ट्स में क्या होता है, एक्रोमेगैली, वो कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, एपिफाइजल प्लेट के फ्यूजन के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से इफेक्ट शो हो रहा है तो वो होता है एक्रोमेगैली। इसमें क्या होगा कि जो गोरिल्ला लाइक फीचर्स होंगे कि जो बोन्स हैं वो थिक होंगी, इसमें ओवर ग्रोथ होती है बोन्स की और टिश्यूज की एक्रोमेगैली में, और डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है एक्सेस जीएच से। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बच्चों में ड्वार्फिज्म हो जाती है, जिसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, कि जिन बच्चों की हाइट क्या रह जाती है, बहुत ज्यादा स्मॉल रह जाती है, जिनको हम बोने कहते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये क्या है, ड्वार्फिज्म, जो कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, तो जो फैट है उनकी एक्यूमुलेशन समटाइम्स लीवर में हो जाती है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है एक्सेस जीएच की वजह से। अब ये यहाँ पर जो है ये एक्रोमेगैली के फीचर्स हैं। एक्रोमेगैली इसमें क्या है कि ये जो फेशियल फीचर्स हैं ये ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से होते हैं। तो इसमें जो भी फीचर्स हैं वो गोरिल्ला लाइक थिक फीचर्स होते हैं, जो बोन्स हैं वो थिक होती हैं, तो इस तरह से फीचर्स होते हैं, और ये क्या है, जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म का एक यहाँ पर इमेज शो किया हुआ है। अब ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी पाथवे देखते हैं कैसे होता है। जब कोई भी स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, फिजिकल इमोशनल कोई भी स्ट्रेस है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर का लेवल अगर कम है ब्लड में, स्टारवेशन, फास्टिंग के टाइम पर तब भी क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज कम हो सकता है, एक्सरसाइज के टाइम पर, डीप स्लीप में, और एक क्या होता है, ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या होता है, ये हंगर हार्मोन होता है जो कि स्टमक से रिलीज होता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं क्या रिलीज करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। अब जो भी रिलीजिंग हार्मोन है ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कुछ रिलीज करने के लिए। अब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई, क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नेम से क्लियर है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा इस हार्मोन से, एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी ग्रोथ हार्मोन। अब क्या क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, लीवर में टारगेट जो ऑर्गन्स है इसके वो क्या है, लीवर पर जाएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को
प्रोड्यूस करेगा लीवर। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होगा लीवर से, जो कि क्या करेगा, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म करेगा। मेटाबॉलिज्म हमने देख लिया, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा, तो ये हमने देखा। उसके बाद बोन्स एंड मसल पर ये क्या करेगा, ग्रोथ एंड रिपेयर करेगा। एडिपोज टिश्यू पे फैट ब्रेकडाउन करेगा एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे ग्लूकोज इंक्रीज होगा। तो ग्रोथ हार्मोन इस तरह से एक्ट करता है। अब जैसे ही ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई हुआ और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का हाई हुआ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 को सोमेटोमेडिन भी इसको बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को क्या रिलीज करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन नेम से क्लियर है, इनहिबिट करना, इनहिबिट मतलब रोकना। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटोस्टेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनके जो अदर नेम्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, MCQs में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि क्या बंद करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बंद करो और ग्रोथ हार्मोन बंद करो, कि बहुत ज्यादा हो रहा है इनका ब्लड में अमाउंट। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जैसे ही जो चीज रोकनी हो, कुछ अगर ब्लड में उनका लेवल हाई हो गया और कुछ चीज रोकनी है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट कर लिया कि ब्लड में इनका लेवल हाई हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब समटाइम्स क्या होता है कि हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और कुछ चीजों में क्या होता है, सीधा ही अगर इनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो खुद ही सिग्नल भेजते हैं, हाइपोथैलेमस उनको डिटेक्ट कर लेता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको भी कहते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर दे, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन को कम कर दे। नाउ नेक्स्ट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, नेम से क्लियर है। TCH इज सिक्रीटेड बाय थायरोट्रोप सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के इसको सिक्रीट करते हैं। इसका जो रिलीज है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो नेम से क्लियर है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायरोट्रोप सेल को, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो थायरोट्रोप सेल है उसको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फंक्शंस क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, नेम से क्लियर है, थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंड रिलीज थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। T3 एंड T4 विच रेगुलेट। अब ये जो थायराइड हार्मोन है T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। दूसरा ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कंट्रोल करते हैं, कि रेस्ट पर हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए, उसको कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, दोनों के लिए जरूरी है, स्पेशली बच्चों में, फीटस में फिजिकल ग्रोथ एंड नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन्स। डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो पेरिस्टाल्सिस को बना के रखते हैं, बाउल मूवमेंट को। थर्मोरेगुलेशन, जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हीट प्रोडक्शन करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है थर्मोरेगुलेशन के लिए। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को, न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरॉन्स को, उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है थायराइड हार्मोन। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के रखते हैं, इतना बढ़ा के रखते हैं, नॉर्मल जो है इसलिए बढ़ा के रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलिटी के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके थायराइड हार्मोन्स के। थायराइड हार्मोन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म, ये सभी मैंने डिसऑर्डर्स जो है अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस। डिसऑर्डर इसके क्या है, अगर ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया तो ज्यादा थायराइड हार्मोन हो जाएंगे, ओवर एक्टिव थायराइड हार्मोन्स, ज्यादा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाएगी, ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जैसे कि ग्रेव्स डिसीज एक कॉमन कोज है इसका, हाइपरथायराइडिज्म का ऑटो इम्यून कंडीशन है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक कॉमन कोज है किसका, हाइपोथायराइडिज्म का। अगेन ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। बहुत डिटेल में मैंने ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब थायराइड हार्मोन का रेगुलेटरी पाथवे कैसे है, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नेम से क्लियर है, ये थायराइड ग्लैंड को बोलेगा, स्टिमुलेट करेगा क्या रिलीज करने के लिए, T3 एंड T4। तो जो टारगेट ग्लैंड है वो कौन है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 रिलीज करेगी। T3 T4 के हमने फंक्शंस पढ़ ही लिए क्या है, वेरियस टिश्यूज पर एक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनको रेगुलेट करता है। जैसे ही हाई लेवल हुआ T3 T4 का तो क्या हुआ, जब रेज होता है तो क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, हाइपोथैलेमस को भी जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, ये डिटेक्ट कर लेंगे ज्यादा अमाउंट को। जो रिलीज कर रहे हैं TRH और TSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है उसको बंद कर देंगे ताकि जो नॉर्मल लेवल है वो ब्लड में बना रहे, होम्योस्टेसिस बना रहे, ज्यादा ना जाए ब्लड में इनका लेवल। तो ये क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ही सेल इनको यूज कर लेंगे तो इनका लेवल T3 T4 का ब्लड में लो हो जाएगा, तो ये क्या जाएगी, स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस को कि क्या रिलीज करो, और रिलीज करो TRH। देन आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, या फिर इसको कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ना आप कई जगह देखोगे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक लिखा होगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक लिखा होगा, ट्रोपिन भी लिखा होगा, तो सभी सही है। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक भी बोल सकते हो आप, कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन ACTH, ये कौन सिक्रीट करता है, ये कोर्टिकोट्रोप सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, वो सिक्रीट करते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, तब जाके ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ACTH स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड। अब ना नेम से थोड़ा क्लियर है, एड्रीनो, तो ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जो टारगेट ग्लैंड है वो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब एड्रीनल ग्लैंड में दो चीजें होती हैं, जो आउटर वाला पोर्शन इसका होता है, जो कवर है वो क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनसाइड वाला क्या है, मेड्यूला। तो ये ना एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, कोर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो मेनली इसमें जो ACTH है वो मेनली किसकी सिक्रीशन करवाता है, कोर्टिसोल की। अब फंक्शंस क्या है ACTH के, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड रिलीज कोर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड है। अब ये कोर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज हो, जो कि एनर्जी की तरह यूज हो। कब हो एनर्जी की तरह यूज, स्ट्रेस सिचुएशन में। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, उस टाइम पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है ताकि फाइट और फ्लाइट के लिए हमारी बॉडी रेडी हो। साथ में ये इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है, तो ये भी इसका फंक्शन है एक तरह से। उसके बाद डिसऑर्डर क्या है, अगर ACTH का जो अमाउंट है वो एक्सेस हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुशिंग्स डिसीज। अगर ACTH की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सो नाउ ACTH का जो पाथवे है वो कैसे है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो जो स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है बॉडी पर, सर्केडियन रिदम का यहाँ पर मतलब है कि जो डे टाइम है उसमें कोर्टिसोल का लेवल हाई रहता है, वेयरएज जैसे जैसे नाइट होती जाती है तो नाइट टाइम ड्यूरिंग स्लीप इसका क्या रहता है, कम रहता है लेवल। और लो कोर्टिसोल, ये सभी क्या स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को क्या रिलीज करने के लिए, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अभी जो हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था उसका डीप स्लीप में ज्यादा रहता है जो लेवल है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बेसिकली ड्यूरिंग स्लीप क्या करता है, ग्रोथ करता है ज्यादा मैक्सिमम। तो हाइपोथैलेमस कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। अब ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी ACTH रिलीज करने के लिए। ACTH के टारगेट ग्लैंड क्या है, एड्रीनल ग्लैंड और स्पेशली एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिससे क्या रिलीज होगा, कोर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज होगा। कोर्टिसोल बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका वो है रिस्पॉन्स, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जैसे ही लेवल कोर्टिसोल का बढ़ गया नॉर्मल से तो क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा टू स्टॉप, हाइपोथैलेमस को स्टॉप करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब और मत रिलीज करो, ज्यादा हो गया लेवल। और जैसे ही सेल्स इनको यूज कर लेंगे, कोर्टिसोल का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा नॉर्मल से, तो स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस के पास कि क्या रिलीज करो, दोबारा से रिलीज करना स्टार्ट कर दो। तो लो कोर्टिसोल लेवल दोबारा से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा और ये साइकिल फिर से चलने लग जाएगी। अब प्रोलैक्टिन, अनदर हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है, तो लैक्टेशन के लिए ये हेल्पफुल है। आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं फीमेल में, तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल को प्रिपेयर करता है आफ्टर बर्थ।
सो सिक्रीटेड बाय लैक्टोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो लैक्टोट्रोफ सेल्स क्या रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन को रिलीज करते हैं, जो कि क्या रेगुलेट करती है, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, मिल्क की प्रोडक्शन जो कि फीमेल्स में होती है चाइल्ड बर्थ के बाद। नाउ ये जो लैक्टेशन है ये कैसे स्टिमुलेट होती है, प्रोलैक्टिन का जो रिलीज है वो कैसे स्टिमुलेट होता है, सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। जब बेबी ब्रेस्ट को सक करता है तो उस टाइम पर, सकलिंग के टाइम पर क्या होता है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होती है, तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को। एंड इसकी जो स्टिमुलेशन है, इसका जो रिलीज है वो सप्रेस कौन करता है, PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ऐसे ही हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम डोपामीन भी कहते हैं। अब डोपामीन आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड को रेगुलेशन करता है, प्लेजर, हैप्पी रखता है। तो यही डोपामीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामीन ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, बंद करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस से आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि कुछ भी प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करने के लिए नहीं है, जबकि रोकने के लिए है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन निकल रहा है हाइपोथैलेमस से, वेयर एज जो प्रोलैक्टिन की जो स्टिमुलेशन है वो कहां से हो रही है, बेबी के सकलिंग से, प्लस साथ में ही जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स, जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है वो क्या करता है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। उसके बाद है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, एस्ट्रोजन, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका लेवल हाई रहेगा, एनहांसेस प्रोलैक्टिन रिलीज, ये प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहांस करते हैं टू स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी टिश्यू, जिससे ब्रेस्ट के जो टिश्यूज हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं, वो ग्रो होते हैं टू प्रिपेयर फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स ओव्यूलेशन। अब ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो लैक्टेशन पीरियड होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, उस टाइम क्या होता है, प्रोलैक्टिन का हाई लेवल है जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है। तो प्रोलैक्टिन ना एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, ये ओव्यूलेशन को रोकता है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करता है, जिससे LH एंड FSH सप्रेस होते हैं। तो इससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो कंसीव नहीं होगा दोबारा। इसलिए प्रोलैक्टिन को एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट इसका माना गया है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब उसके बाद मेल्स में इसका क्या फंक्शन है, फीमेल में हमने देख लिया कि मिल्क के लिए प्रिपेयर करता है। मेल्स में जो प्रोलैक्टिन है ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगर एक्सेस प्रोलैक्टिन होगा तो इट लीड्स टू लो टेस्टोस्टेरोन। एक्सेस प्रोलैक्टिन अगर मेल्स में हो गया, फीमेल में तो मिल्क की प्रोडक्शन करेगा, वो जरूरी है बेबी के बर्थ के बाद, लेकिन अगर मेल्स में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स में। डिसऑर्डर इसका क्या है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मतलब अगर प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगा तो उससे क्या होगा, ग्लैक्टोरिया होगा, एक्सेसिव मिल्क की प्रोडक्शन होगी, इनफर्टिलिटी होगी और एमेनोरिया होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन का अगर लेवल बहुत ज्यादा है तो वो GnRH, LH और FSH को सप्रेस करेगा, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब प्रोलैक्टिन रेगुलेटरी पाथवे क्या है, तो इसके स्टिमुलस क्या है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब बेबी जो सक करता है तो वो एक स्टिमुलस है प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है और क्या रिलीज करती है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की टारगेट ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड, जिससे क्या होता है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है, लैक्टोजेनेसिस होता है। अब जो सकलिंग है वो किसको इनहिबिट करता है, ड्यूरिंग सकलिंग क्या होगा, जैसे ही बेबी सक करेगा तो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, मिल्क की प्रोडक्शन होगी, लेकिन जो डोपामीन है वो इनहिबिट होगा। डोपामीन मींस जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ड्यूरिंग सकलिंग वो बंद हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जब बंद होगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। तो ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो मिल्क की प्रोडक्शन होगी। जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, हाई प्रोलैक्टिन लेवल, वो क्या स्टिमुलेट करता है, डोपामीन रिलीज को, मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो प्रोलैक्टिन है वो इनहिबिट हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सेसिव मिल्क की प्रोडक्शन ना हो। हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन, जो हाइपोथैलेमस है वो डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को
रिलीज करता है। अब ये साइकिल जो है ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग कंटिन्यू रहती है। जो प्रोलैक्टिन का जो ये लेवल है ये आफ्टर वीनिंग, वीनिंग मतलब जब बेबी जो है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है और नॉर्मल जो खाना खाने लग जाता है उसको बोलते हैं वीनिंग। तो उस टाइम पर जो प्रोलैक्टिन का जो साइकिल है वो नॉर्मल हो जाता है और मिल्क की प्रोडक्शन बंद हो जाती है फीमेल्स में। अब गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स क्या है? ये दो हॉर्मोन्स हैं एफएसएच एंड एलएच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होते हैं। इनको सेक्स हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ये गोनैड्स पर एक्ट करते हैं इसलिए इनको गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं। गोनैड्स क्या है कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। सबसे पहले हम इस स्लाइड में एफएसएच का फंक्शन पढ़ते हैं। तो एफएसएच क्या है? सिक्रीटेड बाय गोनेडोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। चाहे वो एफएसएच है या एलएच है, ये जो गोनेडोट्रोफ सेल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी के, ये इनको सिक्रीट करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे वो रिलीज करते हैं फर्दर हार्मोन्स। जो हार्मोन है ये किसको रेगुलेट करते हैं? फंक्शन ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स पर एक्ट करते हैं जो कि क्या है? ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। तो क्या होता है? एक हार्मोन है इनिबिन, इनका जो सिक्रीशन है इसको बंद कौन करता है? इनहिबिन हार्मोन करता है जो कि गोनैड्स ही सिक्रीट करते हैं। पर्टिकुलरली जो सर्टोली सेल्स हैं मेल्स में एंड ग्रैनुलोसा सेल्स फीमेल्स में, ये क्या करते हैं? नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं एफएसएच की सिक्रीशन को। अब एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस, और हाई एस्ट्रोजन और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल भी क्या करते हैं? दोनों नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि एफएसएच एंड एलएच की सिक्रीशन कम कर दो। फंक्शंस क्या है एफएसएच का? फर्स्ट फीमेल्स में ये क्या करता है? एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो नेम से क्लियर है ये ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है फीमेल में इनकी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के लिए। अब यही इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो दो मेन फंक्शन एफएसएच के क्या है फीमेल्स में? एक तो ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करना, ओवेरियन फॉलिकल आगे मैच्योर होकर उसी में से क्या निकलेगा? एग निकलेगा। तो ओवा की मैच्योरेशन बेसिकली, ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन फीमेल में। मेल्स में इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है एफएसएच का? ये सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है टेस्टिस पर जाकर, किसकी प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन के लिए? स्पर्म्स की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है मेल्स में भी। उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगेन ये भी जो गोनेडोट्रोफ सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी के वो इनको रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। फंक्शंस इसके क्या है? फीमेल में ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। जो एफएसएच ने मैच्योर कर दिया था ओवेरियन फॉलिकल, उसको रप्चर कौन करवाता है? एलएच, और ओवुलेशन करवाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद जो ओवेरियन फॉलिकल्स में से एग तो निकल गया, ओवुलेशन करवा दिया, अब जो वो बचा हुआ है वो क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। वो क्यों जरूरी है? ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रस। अब ओवुलेशन हो गया, एग निकल गया, उसके बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है ताकि जो यूट्रस है वो प्रिपेयर हो जाए फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। क्योंकि अगर स्पर्म आ गया और ओवम के साथ क्या हो गया? एग के साथ फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा? बेबी बनेगा जो कि यूट्रस में ग्रो होगा। तो उस फीटस को ग्रो करवाने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर भी करवाता है एलएच। तो एलएच क्या करता है? ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन निकलता है जो कि यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का मेन काम क्या है? लेडिक सेल पर एक्ट करना। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर ल्यूटेनाइजिंग, एल फॉर लेडिक, तो लेडिक सेल्स पर ये मेल में एक्ट करता है, या फिर लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इसलिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को सम टाइम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये टेस्टिस पर एक्ट करके क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम है इसका मेल्स में? टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है? ये स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और जो भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका मसल्स, उनका हाइट, उनका ब्रॉड जो भी फीचर्स हैं, बियर्ड एंड ये सब आना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है? स्पर्म्स की प्रोडक्शन भी कर रहा है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ला रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? एलएच की वजह से हो रहा है। अब लास्ट आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे स्किन को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट सेल्स हमारे स्किन में होते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है।
तो ये जो मेलानोसाइट है ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है हमारे स्किन में जो कि डार्कनेस प्रोवाइड करता है स्किन को। अब आपने देखा होगा डार्क कलर जब हमें स्किन टैनिंग हो जाती है, तो स्किन टैनिंग क्या है? जैसे ही हम सन में जाते हैं हमारी जो स्किन है वो इरिटेट होना स्टार्ट कर देती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो स्किन में जो मेलानिन है वो निकलना शुरू हो जाता है। मेलानिन की वजह से स्किन क्या हो जाती है? डार्क हो जाती है, क्योंकि मेलानिन एक लेयर बना लेता है, तो वो डार्क हो जाती है स्किन हमारी। क्यों होगी है? क्योंकि वो सन से हमें प्रोटेक्ट करना चाह रही है उस टाइम पर। तो मेलानिन क्या करता है? हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? ये मेलानोसाइट क्या करता है? मेलानिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है स्किन में, और हेयर में भी, जो हमारा डार्क है हेयर भी सन टैनिंग से प्रोटेक्ट करता है, हमें यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा ये एपेटाइट कंट्रोल भी करता है और इन्फ्लामेशन कंट्रोल भी करता है। सो आई होप आपको जितने भी हॉर्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होते हैं वो समझ आए होंगे। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।